नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, टुडे सेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी विद स्टैटिक जीके। अगला है एमपी करंट अफेयर, यानी मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे होंगे आज उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में स्टैटिक जीके, जैसा कि आपको पता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टैटिक जीके जिसे हम सामान्य सचेतता कहते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। उसके बाद में रीसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी कि अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं जिनकी आंसर कीज आई हैं, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल 2021 हो गया, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 हो गया जो भी कुछ दिन पहले हुआ है, और आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो है आंसर किया गया है, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में स्क्रीनशॉट के साथ में लिया जाता है। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। तो देखिए, भारत ने किस देश को उपहार स्वरूप मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट दिया है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर चीन? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि नेपाल को भारत के द्वारा यहाँ पर उपहार स्वरूप ऑक्सीजन प्लांट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र सिंह तोमर, राहुल गांधी या फिर राजनाथ सिंह? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा यहाँ पर किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली, बिहार, पंजाब या फिर उत्तराखंड? आंसर की बात करें, सही आंसर है सी, यानी कि पंजाब राज्य सरकार के द्वारा मेरा काम मेरा मान योजना की शुरुआत की गई है। तो ये आपका कल का रिवीजन हो गया। आइए शुरुआत करते हैं 29 अगस्त 2021 टुडे करंट अफेयर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी विथ स्टैटिक जीके। देखिए पहला प्रश्न, तो इनमें से किस सुरक्षा बल के द्वारा गांडीव युद्ध अभ्यास किया गया है? बीएसएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ या फिर आसाम राइफल्स? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि एनएसजी के द्वारा जो है गांडीव युद्ध अभ्यास किया गया है। अब साथ ही साथ में देख लेते हैं बीएसएफ के बारे में। तो बीएसएफ के बारे में आपको बता दें, लगातार एक प्रश्न पूछा जाता रहा है कि ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो बीएसएफ के द्वारा यह ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। ठीक है। वहीं आसाम राइफल्स की बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि पूर्वांचल का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आसाम राइफल्स को पूर्वांचल का प्रहरी कहा जाता है। ठीक है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो एनएसजी द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के कई शहरों में 22 अगस्त से शुरू किया गया गांडीव युद्ध अभ्यास 28 अगस्त को समाप्त हो गया। यानी 22 अगस्त से 28 अगस्त तक यहाँ पर गांडीव युद्ध अभ्यास एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा यहाँ पर किया गया था। इस युद्ध अभ्यास में आतंकवाद विरोधी बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास का आयोजन कर रहे थे। अब इस सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास क्या होता है? तो जिसमें बंधक और अपहरण जैसी स्थिति में उनके रिस्पॉन्स टाइम और रिएक्शन की जांच की जाती है, यानी कितनी जल्दी जो एनएसजी के कमांडो है वो फैसला लेते हैं और रिएक्शन कर देते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी ली जाती है। ठीक है। एनएसजी की बात कर लेते हैं, स्टैटिक जी के। तो एनएसजी की स्थापना 1984 में आतंकवादी और अपहरण के खतरों को बेअसर करने के लिए की गई थी। ठीक है। एनएसजी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनएसजी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और आदर्श वाक्य पूछ लिया जाता है तो एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ये एनएसजी का आदर्श वाक्य है। तो यहाँ से एनएसजी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपके यहाँ से क्लियर हो गए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिविल सेवकों के कौशल विकास के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? यात्रा मार्ग, कर्मयोगी, सरधावा या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि कर्मयोगी योजना की शुरुआत की गई है सिविल सेवकों के कौशल विकास के लिए। अब ये सिविल सेवक कौन होते हैं? जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अपने कौशल का विकास किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए एक योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना को कर्मयोगी योजना नाम दिया गया है। तो देखिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में सिविल सेवकों के लिए कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का उद्घाटन यहाँ पर किया है। तो डिजिटल माध्यम से यहाँ पर लर्निंग कराई जाएगी किसको? तो सरकारी कर्मचारियों को। ठीक है। ISTM, अब ISTM का मतलब समझ रहे हैं, प्रबंधन संस्था, जो सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान है उसे हम ISTM कहते हैं। तो ये ISTM कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT के तहत एक प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मियों के कौशल को उन्नत करना है। तो बस इतनी ही सारी चीज़ें आपके लिए इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण थी जो हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो कर्मयोगी का संबंध किससे है? सरकारी कर्मचारियों से है। सर क्यों बनाई गई है? तो सरकारी कर्मचारियों में कौशल को बढ़ावा देने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त या फिर 1 सितंबर? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। कुछ जानकारी आपको देते हैं कि क्यों मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है। तो 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। ठीक है। तो गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है, याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब देखिए, एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। स्टार लगा लीजिए, यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आपको आंसर देना है विश्वनाथन आनंद। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नवनिर्मित जलियांवाला बाग स्मारक राष्ट्र को कब समर्पित किया गया है? 27 अगस्त, 28 अगस्त, 26 अगस्त या फिर 20 अगस्त? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि 28 अगस्त को नवनिर्मित जलियांवाला बाग स्मारक को अब जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसमें कुछ काम चल रहा था और कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड की जा रही थी। तो देखिए कुछ जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग के पुनर्निर्मित जो परिसर है उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। उन्होंने स्मारक में विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन किया है। तो अब इसमें संग्रहालय बना दिया गया है। ठीक है। और नया जो निर्मित परिसर है उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। ठीक है। इस कार्यक्रम में परिसर के उन्नति के लिए सरकार द्वारा की गई विकास के पहलुओं को भी प्रदर्शित किया गया है कि सरकार ने इसमें क्या क्या नई योजनाओं को ऐड किया है, नई चीज़ों को इसमें ऐड किया है। ठीक है। अब जलियांवाला बाग से संबंधित स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। इसका विरोध करते हुए जो आपके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में अभी हाल ही में UPSSC PET में पूछा जा चुका है। अब देखिए बात यहाँ पर पंजाब की हो रही है, तो पंजाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देख लीजिए। अबोहर वन्यजीव प्राणी उद्यान, बुनार हेरी वन्यजीव प्राणी उद्यान, वीर मोती बाग, वीर गुरदयाल, ये सब प्राणी उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित हैं? तो पंजाब राज्य के अंदर स्थित हैं। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में एक ना एक पूछा जा सकता है। तो बहुत कम लोग याद करते हैं पंजाब के वन्यजीव अभ्यारण्य को, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर एक माइनस मार्किंग का यहाँ पर सिस्टम हो जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर हैं? पंजाब राज्य में हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा के नाम पर निर्मित स्टेडियम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह या फिर एम वेंकैया नायडू? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि राजनाथ सिंह के द्वारा नीरज चोपड़ा के नाम पर जो नया स्टेडियम निर्मित किया गया है पुणे में, आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम, उसका उद्घाटन किया गया है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि नीरज चोपड़ा भी हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं गोल्ड जीतने की वजह से, तो प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए, तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का अनावरण किया। यह स्टेडियम पुणे राज्य में स्थित है। ठीक है। भारतीय सेना का मिशन ओलंपिक कार्यक्रम 2001 में ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता प्रदर्शन के इरादे से शुरू किया गया था। तो एक जो है यहाँ पर अभियान शुरू किया गया था 2001 में कि ओलंपिक में किस तरह से हम यहाँ पर पदक जीत सकते हैं। ठीक है। तो इसका शुरुआत कब की गई थी? 2001 में की गई थी। नीरज चोपड़ा की बात कर लेते हैं। स्टैटिक प्रश्न बनेगा। तो नीरज चोपड़ा ने भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है। स्वर्ण पदक की याद में 7 अगस्त को भारत में हर एक दिन जो मतलब 7 अगस्त को हम मतलब हर साल जो है भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा अब 7 अगस्त को हर साल भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस गोल्ड की याद में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया है? चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जम्मू कश्मीर के द्वारा यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं तो देखिए, जम्मू और कश्मीर के राज्य आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के पहले 24x7 परामर्श हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आपको परेशानी होगी वो आप 24x7 सुकून हेल्पलाइन पर फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्लान उन व्यक्तियों या उनके शुभचिंतकों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी जो मानसिक समस्या या फिर मानसिक स्वास्थ्य, आपातकाल और महामारी से प्रेरित मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ स्टैटिक देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जो है वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर की कुछ झीलों की बात कर लेते हैं तो वुलर, शेषनाग, पेंगोंग ये जो है जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। दाचिंगम वन्यजीव प्राणी उद्यान जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ठीक है, और डल झील जो है वो भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजकीय पशु कई बार पूछा गया जम्मू कश्मीर का, तो हंगुल जो है वो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। अभी हाल में नया इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 29 अगस्त 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाए गए जेके महेश्वरी का संबंध किस जिले से है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ग्वालियर जिले से संबंध है इनका, जिनको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया है जेके महेश्वरी। कुछ जानकारी आपको देते हैं तो देखिए, मुरैना जिले के जौरा में जन्मे और ग्वालियर में कानून की पढ़ाई एवं वकालत की प्रैक्टिस करने वाले जितेंद्र कुमार महेश्वरी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाए गए हैं। ठीक है, सीजेआई आरसी लाहौटी और अरुण कुमार मिश्रा के बाद श्री माहेश्वरी ग्वालियर से तीसरे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले दो लोग और कौन है ग्वालियर के जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं, तो वो है आरसी लाहौटी और अरुण कुमार मिश्रा। तो तीसरे कौन बने हैं? जे माहेश्वरी। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने हाल ही में माहेश्वरी सहित 9 जजों के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायाधीशों के रूप में की थी और इनको जो है सिलेक्ट भी कर लिया गया है। इससे पहले माहेश्वरी किस पद पर कार्यरत थे? तो देखिए, श्री माहेश्वरी ने इससे पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए किस शहर में जल्द ही रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर खुलने की संभावना है? ग्वालियर, जबलपुर, सागर या फिर मोरेना। आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जबलपुर में जल्द ही जो है यहाँ पर एक रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर खुलने की संभावना है। कुछ जानकारी आपको देते हैं तो देखिए, औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जल्द ही जबलपुर में एक और रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर खुलने की जो है यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जिले के औद्योगिक विकास की संभावनाओं को लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में रेडीमेड गारमेंट्स और होजरी निर्माण संघ के पदाधिकारियों की बैठक यहाँ पर हुई है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक गारमेंट क्लस्टर जो है वो यहाँ पर खुल सकता है। ठीक है, इस बैठक में शासन की नई क्लस्टर नीति के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो कुछ जानकारी थी इस प्रश्न से संबंधित। तो यहाँ पर दूसरा रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर जबलपुर में खुल सकता है, यानी कि इससे पहले एक रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर जबलपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर जीवाजी विश्वविद्यालय। भाई जीवाजी में क्या है, ये अध्ययन करने आएगा? सही आंसर है बी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग ने शिक्षा ग्रहण की थी। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो चीनी यात्री हेनसांग माफ कीजिएगा, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। उसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। हेनसांग ने मालवा की जलवायु को सबसे अच्छी जलवायु बताया है। यह प्रश्न कई बार एमपी के एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की तरफ से किसने युद्ध किया था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें अकबर इतना बड़ा नहीं था, 13 साल का था, तो अकबर क्या ही युद्ध करता, उसके स्थान पर किसने युद्ध किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। आदम खान, बैरम खान, मान सिंह या फिर टोडरमल। आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि बैरम खान के द्वारा अकबर की तरफ से युद्ध किया गया था। तो देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू कलानी के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में अकबर के संरक्षक एवं सेनापति बैरम खान ने युद्ध किया था और विजय प्राप्त की थी। हेमू की आंख में एक तीर लग गया था, जिससे कि हेमू मतलब ऐन समय पर हेमू जो है वो हार गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बैरम खान ने अकबर की तरफ से जो आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध है उसमें जो है नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यानी कि जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विंस्टन चर्चिल, जॉर्ज पंचम, रैमजे मैकडोनाल्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। ठीक है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से या फिर भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? तो याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीट्रिपलएससी, पीईटी, एसएससी, सीजीएल अन्य सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न विद स्क्रीनशॉट, पेपर के स्क्रीनशॉट के साथ में आपको दिखाया जाएगा और अतिरिक्त जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो देखिए, पहला प्रश्न, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 2 जनवरी 2021 का ये एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी का पेपर। ठीक है, देखिए, मछली उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, खाद्य एवं अनाज उत्पादन या फिर तेल और बीज उत्पादन। तो हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति जो है खाद्य एवं अनाज उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। मछली उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से है, दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है, वर्गीज कुरियन जो है दुग्ध उत्पादन के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तेल और बीज उत्पादन जो है वो आपका तिलहन क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो सारे ये आपके ऑप्शन भी यहाँ पर साथ ही साथ में क्लियर हो गए। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? यानी पूना समझौता पर साइन कब किए गए थे? 1935, 1928, 1930 या फिर 1932? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है 1932 में, यानी कि पूना पैक्ट जो है वो 1932 में किया गया था। किस किस के बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, 1935 की बात करते हैं तो 1935 में जो है आपका अधिनियम आया था। किसका? भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, आपको पता ही होगा। 1928 में क्या आया था? तो साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? मिनिमम एज क्या है 2020 तक की आप जो है यहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं? 16 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 18 वर्ष? सही आंसर है डी, यानी कि 18 वर्ष जो है वो न्यूनतम एज है। अगर आपकी 18 वर्ष से कम आयु है तो आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, सर किस संविधान संशोधन के द्वारा आयु को घटा करके जो है आपका 18 वर्ष कर दिया गया था? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे। वैसे हम आपको बता देते हैं, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपकी एज है उस एज को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। इससे पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका पहले की जो है जो वोटिंग की एज हुआ करती थी, 21 वर्ष से कम आयु के लोग पहले वोटिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन अब घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 25 वर्ष की बात करते हैं तो लोकसभा में अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा की जो एज होती है लोकसभा प्रतिनिधियों की वो 25 वर्ष होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है? सीस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, पोलरीमीटर या फिर पॉलीग्राफ? मतलब कि लाई डिटेक्टर का मतलब जानते हैं, जो मतलब कि झूठ पकड़ता है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो लाई डिटेक्टर के माध्यम से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो उस उपकरण का नाम क्या होता है जिससे हम झूठ को पकड़ सकते हैं? तो सही आंसर है पॉलीग्राफ, यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पॉलीग्राफ के माध्यम से झूठ को पकड़ा जाता है। सीस्मोग्राफ आपको पता है, भूकंप की जो भी जानकारी होती है वो सीस्मोग्राफ के माध्यम से प्राप्त की जाती है और रिएक्टर स्केल पर जो है भूकंप की कितनी तीव्रता है उसको मापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सीस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा सीस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है और कितनी तीव्रता से भूकंप आया है वो हम रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। उसमें जो है मतलब कि नामांकित किया रहता है कितने तीव्रता का भूकंप आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। कल के प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। आइए देखते हैं किस किस ने सही आंसर दिया है। तो सबसे पहले धर्मेंद्र सूर्या ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट अलवर में जो है स्थित है। यानी कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो राजस्थान के अलवर में स्थित है, ये इनका कहना है धर्मेंद्र सूर्या का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद रानू आनंद का कहना है सर एमपी के पर्यटन स्थल कंप्लीट करवा दीजिए। ठीक है, जो हमारी एक मतलब हम सीरीज लेकर के चल रहे थे एमपी के पर्यटन स्थल, बहुत जल्दी हम उसको कवर कराएंगे, फिर से शुरू करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद में राधेश्याम शुक्ला ने बताया राजस्थान शुक्ला ने नाइस कहा है, सुनील कुशवाहा ने राजस्थान बताया है, पूजा दांगी ने राजस्थान बताया है, पुरुषोत्तम परमार ने राजस्थान बताया है और सचिन पारासर ने राजस्थान बताया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है, गंगा और यमुना नदियों का संगम जो है वो किस शहर में होता है? ये तो आपको पता ही होगा, संगम स्नान करने तो बहुत से लोग गए होंगे। तो बताइएगा। चलो ये आपको एक क्लू दे देते हैं, तो उत्तर प्रदेश में यह जो है सिटी स्थित है जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहते हैं जिसमें एक नज़र में सब कुछ कवर कराया जाता है। इस वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी सारे एग्ज़ाम जो भी हैं उन सब एग्ज़ाम को हम यहाँ पर कवर कर सकें। तो जल्द ही मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।